मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए आप सभी। रहना, बहुत बढ़िया भाई, नाम तेरा बहुत अच्छा। रहना, ज्योति। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज से हम ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि हम परसेंटेज की एक्चुअल टाइप पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, आज से पहले मैंने जो भी चीजें परसेंटेज में पढ़ाई, उनका मेनली फोकस यही था कि मैं किसी तरीके से आपकी बेसिक कैलकुलेशन को मजबूत करूं, बेसिक परसेंटेज की फ्रैक्शंस को मजबूत करूं, फ्रैक्शन से मैं लैंग्वेज को पकड़वाना सिखाऊं, लैंग्वेज से परसेंटेज को पकड़वाना सिखाऊं। इन्हीं सारी चीजों पे मेरे प्यारे बच्चों मेरा फोकस था। आज हम पहली परसेंटेज की टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ये टाइप सी है, ए और बी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन पेपर के लिहाज से पहली। आइए मेरे बच्चे, टाइप सी हम पढ़ रहे हैं। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सवाल के थ्रू पहले डिटेल बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखिए यार, कहता है किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। एक कमरे में कुछ बिल्ली कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। भाई देखो ध्यान से इस बात को, जितनी बार हो सके ना उतनी बार लाइनों को पढ़ा करो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना बेटर सीखोगे, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। ठीक है जी। 45 जानवर है मेरे भाई, 355 बिस्किट खाए गए। सवाल में कह रहा है भैया हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, जबकि हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 355 बिस्किट खाए गए हैं, 45 जानवर है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताओ जी कहानी क्या है। आइए मेरे दोस्तों, अगर मैं डिटेल बताऊं इस कहानी को, तो ऐसे करेंगे कि भाई 45 जानवर है, और मान लेते हैं इन 45 जानवर में से जो बिल्लियां हैं उनकी संख्या एक्स है, तो बाकी कुत्ते होंगे। तो मेरे दोस्त, अगर 45 में से बिल्लियां एक्स हैं, तो 45 में से एक्स हटा दोगे तो बाकी क्या होंगे? कुत्ते। तो कुत्ते होंगे मेरे भाई 45 माइनस एक्स। बहुत सुंदर। भाई मैं आपको कहूं कि 10 में से अगर 2 रुपए आपने रख लिए तो बचे कितने? 8। तो 45 में से अगर एक्स रुपए आपने रख लिए तो बचे कितने? 45 माइनस एक्स। तो ऐसे 45 में एक्स बिल्लियां, तो कुत्ते 45 माइनस एक्स। अब सवाल में कह रहा है जी बिल्लियों की जो संख्या है वो एक्स है, और कुत्तों की जो संख्या है वो 45 माइनस एक्स आपने मान ली। कह रहा है जी हर बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। तो भैया एक बिल्ली 7 खाएगी तो एक्स बिल्लियां कितना खा जाएंगी? 7 एक्स। और मेरे बच्चे हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो एक कुत्ता 9 बिस्किट, तो 45 माइनस एक्स कुत्ते कितना खा जाएंगे? तो गुना करेंगे। देखो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 39, 395। भाई 9 पंजे 45, 5 असल 4, 9 चौक 36 और 4 40, 405 वे, और माइनस 9x। तो मैं ये कह सकता हूं कुल मिला के इतने बिस्किट खाए हैं कुत्तों ने, और इतने बिस्किट खा गई बिल्लियां, और बिल्लियां और कुत्ते मिला के जो बिस्किट हैं वो है मेरे प्यारे बच्चों 355। हाँ जी। तो 9x और 7x घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या है? -2x। 405 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 355 माइनस 405 निकालेंगे, दैट इज -50। मेरे दोस्तों माइनस से माइनस गया, 2 से काटेंगे 25 आएगा, तो x की जो वैल्यू आई 25। और अगर x की वैल्यू 25 है तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सर बिल्लियां जो थी वो x थी, और x की वैल्यू है 25। तो 45 में 25 बिल्लियां हैं, तो बाकी कुत्ते हुए, तो 45 में से 25 कुत्ते कितने हो गए भाई? 20। कुत्ते कितने हुए? 20। बहुत बढ़िया सर, आज आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे? मेरे बच्चे इस बात को समझो, जब सीरियस बातें स्टार्ट हो गई, कॉन्सेप्ट की बातें स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको ढीले नहीं रहना है। और आप ये उम्मीद मत कर रखिए कि मैं आपका हर कमेंट पढ़ पाऊंगा, संभव ही नहीं। मेरा ध्यान इधर है, आपका कमेंट चला जाएगा फिर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे कि डाटा का मैनिपुलेशन क्या होता है, डाटा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरी जेब में 20 रुपए, और मैं अपनी जेब में ये ना बताऊं कि 20 रुपए है। मुझे समझाना सामने वाले को यही है कि मेरी जेब में 20 रुपए है, लेकिन मैं इसे कितने तरीकों से समझा सकता हूं उस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको सीधी सीधी बात कह दूं यार, मेरी जेब में 100 रुपए का 1/5वां हिस्सा है। देखो 100 का 1/5 करोगे तब भी 20 आएगा। मैं आपको कह दूं मेरी जेब में 10 का डबल है, तब भी यही आएगा। मैं आपको ये कह दूं कि मेरे जेब में 40 का
आधा है तब भी यही आएगा। मैं आपको ये कह दूं कि मेरे पास 1 रुपए का 20 गुना है तब भी यही है। यानी आपने चीज देखी कि मैं कहूं कुछ भी लेकिन अर्थ सभी बातों का एक ही निकल के आता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम इसी चीज को सीख रहे हैं। सवाल में बोला कि भाई 45 जानवर है, बिल्कुल ठीक है। तो 45 जानवर हैं, तो इसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कैट है और कुछ कुत्ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि बिल्लियां हैं 7। बिल्लियां कितनी हैं? 7 ना, सॉरी, एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 7। एक बिल्ली कितने बिस्किट खा रही है? 7। कुत्ता कितने बिस्किट खा रहा है? 9। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता 7 तो खा ही रहा है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। भाई मेरे बच्चों, इस बात को समझो, एक कमरे में 45 जानवर हैं, हर एक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है, हर एक कुत्ता 9, तो मैंने लिख दिया कुत्ता 7 तो खा ही रहा है, 2 एक्स्ट्रा खा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी गौर से देखोगे तो 7 बिस्किट बिल्ली भी खा रही है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार हर जानवर 7 बिस्किट तो खा ही रहा है। 45 जानवर थे, हर जानवर 7 बिस्किट कम से कम खा ही रहा है। तो टोटल बिस्किट 7 5 35 और 7 चौक 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 बिस्किट खाए गए। जबकि एक्चुअल में जो बिस्किट खाए गए हैं वो 355 है। जबकि मेरे हिसाब से अगर मैं हर जानवर 7 7 बिस्किट खाए तो मेरे हिसाब से 315 ही बिस्किट खाए गए हैं। तो कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं? 40। किसकी वजह से? भाई 40 ज्यादा बिस्किट खाए गए। क्यों? क्योंकि सर हर एक कुत्ता जो है वो 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, हर कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए एक कुत्ता चाहिए, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए? 20। तो मेरे दोस्तों कुत्ते हैं 20, तो 45 में 20 कुत्ते हैं, तो बिल्लियां कितनी हुई? 25। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 25 बिल्लियां हैं और 20 कुत्ते, ही मेरा आंसर आ गया, पहला तरीका। आप चाहें तो इस बात का मैनिपुलेशन दूसरे तरीके से भी बांट सकते हैं। कैसे? मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि भाई 45 जानवर, हाँ जी, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां। मेरे दोस्तों, हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, जबकि हर बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है। तो मैं लिख लेता हूं यार हर बिल्ली 9 तो खा ही रही है, बस 2 बिस्किट कम खा रही है। हाँ जी, अर्थ वही आ रहा है ना कि 7 बिल्ली खा रही है। हाँ जी, मैंने लिख दिया 9 तो खा ही रही है, 2 कम खा रही है। कुल मिला के जो बिस्किट खाए गए हैं वो 355 खाए गए। 355 बिस्किट खाए गए। तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे, मैं ऐसे कहता हूं कि यार 9 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है और 9 बिस्किट बिल्लियां भी खा रही हैं। तो 9 बिस्किट तो हर कोई जानवर खा रहा है, तो 45 जानवर है, हर कोई जानवर 9 बिस्किट खा रहा है। तो टोटल बिस्किट कितने हैं? 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405। सर अगर मैं ये कहूं कि 9 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, 9 बिस्किट बिल्ली भी खा रहे हैं, तो कुल मिला के 405 बिस्किट खाए गए। 405 बिस्किट खाए गए हैं। इस हिसाब से ध्यान दोगे तो टोटल 405 बिस्किट खाए गए हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में खाए हुए 355। कितने कम खाए हुए? 50 बिस्किट कम खाए हुए। भाई हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से 405 है, एक्चुअल 355 है। कितने बिस्किट कम खाए हुए? 50 बिस्किट कम खाए हुए। इसका लॉजिक क्या हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बिल्ली सभी से 2 बिस्किट कम खाती है, या यूं कह दें कि 2 बिस्किट कम खिलाने के लिए एक बिल्ली चाहिए। तो 50 बिस्किट कम खिलाने के लिए कितने बिल्लियां चाहिए? 25। तो मेरे बच्चे, बिल्लियां निकल के आ गई 25। तो 45 में 25 बिल्ली हैं, तो कुत्ते कितने हुए? 20। हाँ है ना? इस सवाल को समझे। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है, कुल सिरों की संख्या 280। भाई हर जानवर के दो एक ही सर होता है, तो 280 जानवरों के 280 सर होंगे, यानी जानवरों की संख्या है 280। सवाल में कह रहा है भैया, क्या सवाल में ये कह रहा है कि भैया अगर हम बात करें जानवरों की, तो कुछ तो है कबूतर और कुछ है खरगोश, कुछ है कबूतर और कुछ है खरगोश। तो मेरे दोस्तों, हर कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। और खरगोश के कितने होते हैं? 4। तो मेरे बच्चे, हर खरगोश के 2 तो होते ही हैं, 2 पैर वो एक्स्ट्रा रखता है। 2 पैर तो होते ही हैं, 2 पैर वो एक्स्ट्रा रखता है। और टोटल कुल मिला के पैरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 820।
कुल मिला के पैरों की संख्या कितनी है? 820। अब तो 2 पैर मेरे बच्चे कबूतर के भी हैं और 2 पैर खरगोश के हैं। इस लिहाज से देखें तो 280 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से देखें तो टोटल 500 कितना हो गया? 60 पैर हो गए। जबकि एक्चुअल में 560 पैर नहीं 820 है। तो कितने ज्यादा? 0 12 में 6 गया 6 और 6 में 7 में 5 गया 260 पैर। तो ये क्यों आ रहा है? तो सर इसके पीछे की कहानी ये है कि हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है। हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो हर खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा है तो 2 पैर फालतू रखने तो एक खरगोश चाहिए। तो 260 पैर रखने तो कितने खरगोश चाहिए? 130। मतलब मेरे प्यारे बच्चों खरगोशों की संख्या 130 है। अगर खरगोश 130 है तो 280 में 130 गया तो कबूतर कितने बने? 280 माइनस 130 150। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 150। तो कबूतर होंगे 150 और खरगोश होंगे 130। क्लियर है? आप इसी बात को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? कि सर 280 जानवर है, खरगोश के कितने पैर हैं सर? 4। कबूतर के कितने होते हैं सर? 2। हम ये कह रहे हैं सर खरगोश के 4 हैं, कबूतर के भी 4 मान लेते हैं, बस 2 पैर कम कर लेते हैं और टोटल पैरों की संख्या 820 है। अब एक चीज बताना सर, 4 पैर खरगोश के भी हैं 4 पैर कबूतर के भी हैं, तो 280 जानवरों के 4 पैर के हिसाब से टोटल पैर कितने हैं? 0 4 8 32 4 2 8 3 1120 पैर। तो मेरे लिहाज से इसमें 1120 पैर है जबकि एक्चुअल में है 820। तो कितने कम है? 300 कम है। 300 पैर कम है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो हर कबूतर के 2 पैर कम है। बिल्कुल है जी, हर कबूतर के 2 पैर कम है। तो 300 पैर कम है कबूतरों के। और हमें मतलब इस चीज को ऐसे समझो कि एक कबूतर के 2 पैर कम है, यानी 2 पैर कम करने तो एक कबूतर चाहिए। तो 300 पैर कम करने तो कितने कबूतर चाहिए? 150। यानी कबूतरों की संख्या 150 है तो 280 में 150 हो गया तो खरगोश आएगा 130। ये मेरे दोस्त आपका आंसर होगा। हाँ जी, यहां से आपके पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहले पढ़िए ध्यान से, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा वर्ड टू वर्ड। देखिए अरिथमेटिक को समझने का एक ही तरीका है, लैंग्वेज को 3 बार 4 बार 5 बार लगातार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आए पढ़ते रहिए। कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। मेल आर इंक्रीज बाई 5%। पुरुष 5% बढ़े हैं, जबकि महिलाएं इंक्रीज हुई 9%। महिलाएं 9% बढ़ी है। बिल्कुल। देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। जबकि 1 साल बाद की जनसंख्या 6500 हो जाती है। 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो मेरे दोस्तों एक बात हो, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6000। बिल्कुल सही है सर। मेल किस गति से बढ़ रहे हैं सर? मेल बढ़ रहे हैं सर 5% की गति से। फीमेल किस गति से बढ़ रही है जी? सर फीमेल बढ़ रही है 8% की गति से। 9%। तो हम लिख लेते हैं फीमेल 5% तो बढ़ ही रही है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है। और मेरे दोस्तों 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। थी कितनी भैया? 6000। अब कितनी होगी बाबू? 6500। तो 6000 घटाओगे तो बन कितनी जाएगी? 500। कितनी हो जाएगी जी? 500। इसका मतलब 1 साल में इन्होंने 500 जनसंख्या बढ़ा दी शहर वालों ने। अब बेटा ऐसे सोचो कि 5% जनसंख्या तो मेल की बढ़ रही, 5% फीमेल की बढ़ रही, तो यूं कह सकते हैं कि सर 5% टोटल जनसंख्या ही बढ़ रही है। तो भैया 6000 का 5%, 5%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा 300। यानी हमारे लिहाज से तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 300, लेकिन एक्चुअल में बढ़ी कितनी है? 500। तो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है? 200। ये 200 ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि सर फीमेल का 4% पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। फीमेल का 4% पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ा है। इस 4% एक्स्ट्रा की वजह से ही तो ये 200 एक्स्ट्रा बढ़ा। तो 4 से काटेंगे 50, कैलकुलेट करोगे 50 को 100 से तो 5000। तो फीमेल का आंसर होगा 5000 मेरे बच्चों, और 6 में से 5 गया तो मेल आया 1000। पहले इतनी बात समझेंगे।
अब मेरे दोस्तों, हमसे पूछा क्या है? हमसे एक चीज पूछी है कि सर जी ये बताओ पुरुषों की वर्तमान वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। भाई आफ्टर 1 ईयर होगी ना ये कहानी, तो आफ्टर 1 ईयर होगी ये कहानी, बिल्कुल सर। हम तो आज की बात कर रहे हैं, तो सर आज अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष होंगे 1,000। लेकिन आप चाहो तो इस कहानी को उल्टा भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू डू इन द सेम मैनर। आप फीमेल लिख लो यहां, 9% बढ़ रही और मेल बढ़ रहे थे 5%। तो मेल को लिख लो 9% तो है ही, 4% कम है। भाई मेल कितने थे? 5%, फीमेल 9, तो मैंने 9 कर लिया, लेकिन फिर यहां मैंने 4 कम कर दिया। ठीक है जी। और टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 500। मेरे प्यारे बच्चों इतना डिटेल बता रहा हूं ना, अब शैतानी मुझे किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं होगी अब से। रोज का काम रोज करना। देखिए ध्यान से। अब भाई 9% मेल भी बढ़ रहे हैं, 9% फीमेल भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन ही 9% बढ़ेगी। हाँ जी। तो 6,000 का 9% क्या हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 540। इस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी भाई 540। यार हमारे हिसाब से 540 बढ़ने चाहिए, है 500, तो कितने कमी बढ़ी भाई? 40 की कम बढ़ी। किसकी वजह से भैया? 4%। तो मेल का 4% जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 4 से काटेंगे 10 आया। तो मेल आएगा मेरे बच्चे 1,000। यानी मेरे दोस्तों पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 1,000 है, मेल की जनसंख्या 1,000 है। तो 6 में से 1 घटाओगे तो यह आएगा 5,000। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस चीज को फास्ट स्पीड से समझ गए। मतलब सर मेरा में लोबे नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। अब मेरी पॉइंट समझ पाए? मेन बात पे आ जाओ कि पेपर में आप जो मर्जी तरीका लगाइए, हर एक से आंसर आएगा। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट प्रेजेंट इज 5,000। किसी शहर की आज की बात करें जनसंख्या 5,000 है। इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 6%, पुरुष भैया 6% बढ़ रहे हैं, एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 14%। तो 6 प्लस 8, 8%। देन पॉपुलेशन विल बिकम, शब्द पे ध्यान देना, पॉपुलेशन विल बिकम आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 5540। तो 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। तो पुरुष वर्तमान में ज्ञात करो। तो देखिए दोस्त, हमें यह देखना होगा कि जनसंख्या थी कितनी? 5,000। और भैया 1 साल बाद क्या कल्याण कर दिया? 5,100 नहीं, 5,540 हो गई। तो कितना बढ़ गया? 540 बढ़ गया जी। तो 540 जो है वो एक्चुअल ग्रोथ है। आ जाए। तो 6% मेल भी बढ़े हैं, 6% फीमेल भी बढ़ी है, तो 6% तो मेरे बच्चे टोटल पॉपुलेशन बढ़ी। हाँ जी। तो 5,000 का 6%, तो 300 बढ़ी हमारे हिसाब से। भाई हम जैसा सोच रहे हैं वैसे तो 300 बढ़ी, लेकिन एक्चुअल में बढ़ी 540। तो बाबू क्या कल्याण हुआ है? 240 का कल्याण हुआ है। किस कारण हुआ जी 240 का? काहे कि जो मेल है उनकी नहीं, फीमेल की जनसंख्या 8% बढ़ी है एक्स्ट्रा। तो फीमेल का 8% जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 240। 8 से काटेंगे 30, तो फीमेल आ जाएगा 3,000। 3,000 आएगा ना बाबू। तो 5 में 3 गया तो 2,000 उत्तर आएगा। आप में से कितने बच्चे सहमत है इस बात से? अब आप करें, तब तक मैं सवाल को ड्राफ्ट कर रहा हूं। महिलाओं की 5 है, तो पहले महिलाएं लिख लेता हूं, आप करते रहिए सवाल को। और मेल है 8%, तो 5 जमा 3%। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है पॉपुलेशन विल बिकम दिस आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, 1 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात तो बताओ, 10,272 हो जाएगी जी, मान ली बात आपकी सही, लेकिन आज कितनी है?
आज है सर 9600। घटाते हैं जी, 2 आया, 7 आया, 12 में 6 गया, 6 आया, 10 में 9 गया, 1 है। गलत कर रहा हूं क्या मैं? हाँ, हासिल तो आएगी नहीं। यानी कुल मिला के 672 जनसंख्या बढ़ी है। ध्यान देना भाई, कह रहा है जी 672 जनसंख्या बढ़ी हुई है कुल मिला के 1 साल में। अब मेरे दोस्तों सामने आई क्या कि भाई 5% मेल बढ़े, 5% फीमेल बढ़ी, तो इस हिसाब से 5% पूरी जनसंख्या बढ़ी। सर कोई दो राय नहीं है। तो भैया 9600 का 5%, 2 से 2 5 5 30 5 नीम 45 और 3 48, 480। तो 480 जनसंख्या हमारे हिसाब से सर 480 जनसंख्या बढ़ी। हमारे हिसाब से लाला 480 जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है जी। एक्चुअल में क्या हुआ सर? 672। कितने का लोचा है? 2, 17 में 60 गया 9, और 5 में 4 गया 192। यानी हमारे हिसाब से 192 ज्यादा बढ़ी हुई हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि सर जो मेल हैं वो इस बार 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो मेल का 3% इज इक्वल टू 192, 3 से काटेंगे तो यह आएगा 64। तो मेल की जनसंख्या आएगी मेरे भाई 6400। यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6400। तो 9600 में 6400 घटाएंगे तो यह आएगा 3200। तो फीमेल होगी मेरे दोस्तों 3200। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों ये होमवर्क है, ये आपको खुद ही करना है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज दिस इन ए ईयर, द इंक्रीज इन द, कह रहा 9800 थी, 8% एक लोग बढ़े, 5% दूसरे लोग बढ़े, 1 साल बाद जनसंख्या 10,450 होगी। मतलब वो यही कह रहा है कि इन ए ईयर, देखो यहां लिखा हुआ है 1 साल बाद, है ना। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी 1 साल में। तो ये कहानी लिखी हुई, ये होमवर्क है, आपका खुद करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल में कह रहा है कि 2010 में ए लाइब्रेरी कंटेन ए टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज। कहता भैया 11,500 किताबें थी 2010 में एक लाइब्रेरी के अंदर। इसमें 2 कैटेगरियां बनी हुई है, एक फिक्शन की, एक नॉन फिक्शन की। कहता है बाबू जो फिक्शन की कैटेगरी है उसमें जो ग्रोथ है मेरे बच्चों वो है कितनी, कहा गया, वो ग्रोथ है मेरे भाई 10% की। और जो नॉन फिक्शन है उसमें ग्रोथ है 12% की। तो इसे लिख लेते हैं, 10 तो है ही, 2% एक्स्ट्रा है। अब मेरे दोस्तों आगे कह रहा है कि 2015 में जो लाइब्रेरी में किताबें होगी वो 12,760। तो भैया 12,760 किताबें होगी 5 साल के बाद, है ना। और ये रेट ऑफ इंक्रीज जो है पूरे 5 साल का, यानी उसी टेन्योर में क्या इंक्रीज हुई वो दे रखा है। और थी कितनी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 11,500। 11,500 थी और मेरे भाई 12,760 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 0, 6, 7 में 5 गया 2, और 2 में 1 गया 1। यानी इस हिसाब से कह रहा है कि 1260 किताबें बढ़ी हैं इन 5 सालों में कुल मिला के। अब मेरे बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कुल मिला के 10% का ग्रोथ हो फिक्शन में भी और 10 ही नॉन फिक्शन में, तो टोटल 11,500 किताबें थी। इसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई? 1150 किताबें। तो हमारे हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी 1150 किताबों की। है कितनी भाई? 0, 6 में 5 गया 1, 2 में 1 गया 1। 110 किताबों की ग्रोथ हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा हो रखी। क्यों? क्योंकि जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 2% ज्यादा ग्रोथ ले रही है। तो नॉन फिक्शन किताबों का 2% जो वैल्यू है वो है मेरे बच्चों 110। 2 से काटेंगे आएगा 55। तो नॉन फिक्शन किताबें आएंगी 5500। अगर नॉन फिक्शन किताबें 5500 हैं तो 11,500 में से 5500 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो फिक्शन की किताबें कितनी आ गई? 5,000। फिक्शन की किताबें कितनी आ गई मेरे भाई? 5,000। 5 5 10, नहीं 6,000। ये आएंगे मेरे बच्चों 6,000। अब हमसे पूछा क्या सवाल ने, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो सर हमसे पूछा एक चीज है, और वो ये कि भाई ये तो आपने बता दिया कि फिक्शन में कितनी, नॉन फिक्शन में कितनी किताबें हमें पता चल गई, लेकिन हमें ये बताओ कि भाई लास्ट में 2015 में लाइब्रेरी के अंदर फिक्शन की किताबें कितनी हैं। तो मेरे बच्चों 2010 में फिक्शन में किताबें कितनी थी? 6,000। और मैं जानना चाह रहा हूं 2015 में,
तो इस ड्यूरेशन में कितना इंक्रीज हुआ फिक्शन की किताबों में? 10%। तो मेरे बच्चे अगर 10% इंक्रीज हुआ है तो इसका 10% कैलकुलेट करोगे तो 6000 का 10% कितना होगा? 600। और 600 इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों, तो 6000 किताबें पहले से थी, 600 इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई होंगी 2015 में? 6600। तो मेरे दोस्तों 2015 में 6600 किताबें हो गई होंगी। 2015 में 6600 किताबें मेरे प्यारे बच्चों हो गई। कितनी किताबें हो गई? 6600 किताबें हो गई। मेरे भाई 6000 आंसर नहीं होगा। अगर वो ये कहता ना कि वर्तमान में कितनी है, यानी 2010 में कितनी थी, तो आपका उत्तर होता 6000। लेकिन उसने 2010 में नहीं पूछा, 2015 में पूछा, तो वहां आपको जोड़नी पड़ेगी। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने 16,000 रुपए, एक आदमी ने 16,000 रुपए दो व्यक्तियों से उधार लिए। 16,000 रुपए को कुल मिला के दो व्यक्तियों से उधार लिया। पहले आदमी का नाम ए है मान लीजिए, दूसरे आदमी का नाम बी है। या यूं सोचिए 16,000 में ए रुपए एक से उधार लिया, बी रुपए एक से उधार लिया। अब कहता है एक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने 6%, दूसरे को दिया 10%। 10% वाले को लिख लेते हैं यार, 6% तो दिया ही, 4% ज्यादा दिया। बिल्कुल ठीक है जी। और कहता है एक वर्ष के बाद 1120 रुपए का ब्याज कमाया। ब्याज कमाया है 1120। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इन चैप्टर को पढ़ेंगे ना विशेषकर, तो इन चैप्टर में इन्हीं चीजों के दूसरे मेथड भी जानेंगे। यहां दूसरे मेथड से करें, परसेंटेज के बेसिक से कर रहे हैं। तो भाई ये देखो कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे भी मिला, 6% यहां मिला, तो दोनों जगह 6% मिला। तो 16,000 का 6% निकाल दो, तो ये आएगा मेरे बच्चे 9600 रुपए, 960 रुपए। यानी इस हिसाब से देखे तो 960 रुपए ब्याज बना, जबकि बन रहा है 1120। कितना ज्यादा? 0, 12 में 6 गया 6, 10 में हो गया 160 रुपए ज्यादा बना। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले हिस्से पे उसे 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था। तो बी पे जो उसे एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बराबर है 160 के। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 40 है। तो दूसरा हिस्सा जो आएगा वो आएगा 4,000। अब उसने पूछा कि 10% की रेट पे कितना पैसा उधार दिया, तो यही वाला तो था 10% वाला, तो ये 4,000 रुपए उधार दिया। तो मेरे बच्चे आंसर होगा 4,000। मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो एक तो खरीदता है मेरे भाई रिस्ट वॉच, और एक खरीदता है दीवार घड़ी। ठीक है भाई, एक खरीदता है और दोनों चीजें खरीदता है 390 रुपए में। चिंता नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस में अलग तरीका सिखा दूंगा। तो एक तो खरीदता है रिस्ट वॉच और एक खरीदता है वॉल, दीवार घड़ी, है ना। हाथ घड़ी पे 10% होता है, हैंड वॉच पे 10% का प्रॉफिट होता है, और जो दीवार पे रखी गई है वॉल क्लॉक है, उस पे 15% का। तो इसे लिख लेते हैं 10% तो ही, 5% ज्यादा। और कहता है भैया दोनों पे उसने कुल मिला के 51 रुपए 50 पैसे का लाभ कमाया है। सेट है भाई। अब मेरे दोस्तों आप ऐसे देखो कि यार 10% का प्रॉफिट यहां पे भी, 10% का यहां पे भी है, तो मेरे बच्चों 390 का 10% नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो वो आएगा सर 39 रुपए। तो इस अकॉर्डिंग 39 का प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअल में है इतना। तो कितना ज्यादा हो रहा है? तो 5, 11 में हो गया 2, 4 में 3 गया 1, 12 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट। तो वॉल क्लॉक पे, वॉल क्लॉक का 5% जो वैल्यू होगी वो होगी 12.5 के बराबर। डेसिमल हटाएंगे बटे 10, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, गुना करेंगे तो वॉल क्लॉक की वैल्यू आ जाएगी 250। तो दीवार घड़ी की कीमत है भैया 250 रुपए। और अगर हैंड वॉच की बात करें, कलाई वाली घड़ी की, तो 390 में 250 घटाओगे 140। तो उनके वास्तविक मूल्यों के बीच का अंतर कितना है? तो भैया 250 और 140 का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालोगे वो आएगा 110। और यही हमारे सवाल का उत्तर है। हमसे पूछा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए मेरे दोस्त,
सवाल में एक बात कह रहा है, क्या, ध्यान देना। कह रहा है कि भाई एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, मान लो दो जगहों से 30,000 रुपए उधार लिए, एक ए जगह से और एक बी जगह से। ए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, बी पे 10% है, तो इसको लिख लेते हैं 12 तो है ही, 2% कम है। और ये आंकड़े कैसे भी कर लो इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सभी का सेम आएगा। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद 36,480 रुपए मिला, तो भाई 36,480 रुपए आपको कुल मिला के मिला, और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 30,000, तो आपको कितना पैसा ज्यादा मिला है सर, 6,480 रुपए। तो मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि सर 6,480 रुपए आपको ब्याज मिला है। कितने साल का ब्याज मिला जी, तो सर ध्यान से देखोगे तो यहां 2 साल लिखा हुआ है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर लिखा हुआ, 2 साल के बाद। तो अगर 2 साल के बाद 6480 मिला है, तो 1 साल के बाद मिलेगा 3240। 1 साल के बाद मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 3240 रुपए। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, 1 साल के बाद 3240 रुपए ब्याज मिलेगा। सही है जी। अब कहानी आगे आती है भाई, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले पे भी और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे पे भी, तो दोनों पे 12% लेंगे तो 30,000 का 12% लेंगे, 12×3=3600। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब से ब्याज बनेगा 3600, लेकिन एक्चुअल जो ब्याज बन रहा है वो तो बन रहा है भैया कम, 3240। तो कितना कम बन रहा है, तो 360। किसकी वजह से, दूसरे पे। तो जो दूसरा हिस्सा था इस पे उसे 2% कम ब्याज मिल रहा है, इसी वजह से तो 360 कम ब्याज मिला। 2 से काटेंगे 180, गुना करेंगे 100 से तो 18,000, यानी दूसरे हिस्से पे उसने जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी 18,000 थी, 30 में से 18 घटाए तो पहले हिस्से में इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई 12,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। कह रहा 12% पे लिया गया पैसा, बताओ तो ये 12% पे ये वाला था, क्योंकि ये तो 12 में से 2 गया 10 था, तो ये 12 पे कितना था, 12,000। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,000। आइए मेरे बच्चे, कह रहा था टोटल सैलरी ऑफ गौरव एंड आयुष इन ए कंपनी इज रुपीज दिस। कहता है गौरव और आयुष की कंपनी में जो टोटल सैलरी है वो इतनी है, 47,520 रुपए। दो लोग हैं, एक गौरव है और एक आयुष है। कहता है गौरव की सैलरी में 23% का इंक्रीज हो रहा है, जबकि दूसरे की सैलरी में 30% का। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, 23% निकालना आसान है या 30%? तो हमेशा क्या करो, जो आसान हो उसको पूरे पे लेके चलो। तो हम मान लेते हैं भाई आयुष का 30% इंक्रीज है सैलरी में, जबकि गौरव की सैलरी में इंक्रीज है कितना, 23%। तो हम कहेंगे गौरव की में 30% तो इंक्रीज हो ही रहा है, बस 7% कम इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है कि 1 साल के बाद जनसंख्या, मतलब उसका जो वेतन है वो 59,928 रुपए हो जाता है। माइनस करेंगे कितना, 47,520, घटाएंगे 8, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, 5 में 4 गया 1, तो यह आया मेरे बच्चे 12,408। तो कुल मिला के जो इंक्रीमेंट है वो 12,408 है। तो 30% मेरे प्यारे बच्चों ए में ग्रोथ है और 30% ही जी में ग्रोथ है, यानी आयुष और गौरव में। तो 47,520 का कुल मिला के 30% ग्रोथ निकालो। तो 2 0 कटा, 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 चौक 12 और 2 14, 14,256। तो हमारे अकॉर्डिंग जो ग्रोथ बन रही है वो भाई 14,256 बन रही है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो 12,408 है। तो कितने की कमी निकालते हैं, 16 में 8 गया 8, यहां 4 बचा, फिर यहां 12 में से 4 गया 8 आया मेरे भाई, यहां 3 में 2 गया 1, 1848। हमारे हिसाब से 1848 इनकम कम बन रही है,
क्यों कम बन रही? क्योंकि गौरव की 30% नहीं 7% कम ग्रोथ था। तो गौरव की इनकम का जो 7% था वो बराबर है इसके। तो देखिए यार, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना जी? 7 दूनी 14, 4, 7 छिंग 42, बचा कितना? 2, 7 चौक 28। तो गौरव की जो तनख्वाह है वो बनी 26,400। तो मेरे भाई गौरव की जो सैलरी वो 26,400 बनी। और इसमें से घटा देंगे तो वो आ जाएगी आयुष की सैलरी। अब जरा ध्यान देना पहले इतनी बात पे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आयुष की तनख्वाह निकाल के बताओ, तो आप यही तो कहोगे सर कि भाई 47,520 में से गौरव की सैलरी कितनी? 26,400। ये घटा देंगे तो बाकी आयुष की आ जाएगी। तो 0, 2, 1, 1, 2, यानी 21,120 रुपए जो तनख्वाह है वो है मेरे बच्चे आयुष की, और 26,400 रुपए तनख्वाह है गौरव की। वो कह रहा है कि भैया हमको क्या बताओ, हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस निकालना है। तो भाई देखो 26,400 में से 21,120 घटाओ। 0, 10 में से 0, 10 में से 2 गया 8। यहां क्या बचा मेरे बच्चों? यहां 3, 3 में गया 2। तो देखो 280 कहां आ रहा है, किस ऑप्शन में के आखिर में 280 है? यहां है कहीं नहीं, यही है। तो ये मेरा आंसर है। बाकी और भी घटाओगे तो 6 में से 1 गया 5। तो 5,280 मेरा आंसर। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 9500। किसी शहर की कुल जनसंख्या 9500 है। 9500 है करंट पॉपुलेशन। कहता है मेल जो है वो 14.2% बढ़े हैं, जबकि फीमेल 17.7% बढ़े हैं। और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 11,003 बन गई। ठीक है जी। कहता है 9500 से 11,003 बन गई। लड़के इतने बढ़ ना, महिलाएं इतनी बढ़ गई और पुरुष इतने बढ़ गए। बाकी कहानियां बाद में, पहले इसी को सेटल करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका है मेरे बच्चों, मिक्सचर एंड एलिगेशन। लेकिन वहां भी नहीं जाना, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केवल उसी पे फोकस करिए। देखो मेरे भाई 9500 लोग हैं कुल मिला के। 9500 में जो मेल है मेरे बच्चों वो इंक्रीज कर रहे हैं 14.2%, और जो फीमेल हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं 17.7। तो फीमेल को लिख लेते हैं जी 14.2 तो है ही, प्लस 3.5 एक्स्ट्रा है, 3.5% एक्स्ट्रा। बस इतनी ही बात समझनी। बिल्कुल ठीक है, जोड़ेंगे तभी 17.5 7 ही हुआ। और कह रहा है 11,003 हो गई। तो मेरे भाई 11,003 हो गई कितने से? 9500। तो देखो यार 3 आया, 0 आया, 10 में 5 गया 5 आया, 10 में से 9 गया 1, 1503 आया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया इस टेन्योर में 1503 बच्चों की क्या बढ़ गई? जनसंख्या मतलब माफ करिए 1503 लोगों की कुल मिला के जनसंख्या बढ़ गई। पहले इतना समझो। अब आप चाहो तो यहां क्या करो, आपको ये पता है 14.2% इसका भी है, इसका भी है। यहां सारा गेम है कैलकुलेशन का। तो 9500 का मेरे प्यारे बच्चों मैं निकाल लेता हूं 14.2%। देखिए यार एक तरीका है कि मैं क्या करूं कि सर परसेंटेज का साइन लगाऊं, हटाऊं नीचे बटे 100 लिखूं, डेसिमल हटाऊं 0 लिखूं, फिर गुना करूं, फिर भाग दूं, सोल्व करके आंसर निकाल दूं। या दूसरा तरीका यह है, अगर मैं थोड़ा सा भी समझदार हूं, कि बताओ 14.2 को मैं 3 हिस्सों में ब्रेक करता हूं, 10 में, 1 के 4 गुने में, और 0.1 के 2 गुने में। आप कहें ठीक है। मेरे बच्चों ये बताओ 9500 का 10% क्या होगा? 950। 9500 का 1% क्या होगा? 95। और 95 का 4 गुना करेंगे तो बताओ 100 का 4 गुना 400, 5 कम 4 5 20, तो 380। या 95 को 4 से गुना कर दो। मेरे दोस्त मुझे एक चीज और भी बताना, और वो ये कि जीरो, भाई 9500 का 100% 9500, 10% 950, 1% 95, और 0.1% क्या हो जाएगा? 0.95। तो 9.5 का डबल करोगे तो 9 दूनी 18, 19 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ दो तो 9, 8 1 9 5 14, 9 3 12 और 1 13। इसका मतलब अगर हम इस अंदाजे से चलें
तो भैया ग्रोथ आनी चाहिए 1349। आराम से समझे। देखिए कैलकुलेशन हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन अस। हाँ है ना। अब मेरे दोस्त इसे हम हटा देते हैं। अब मेरे बच्चे इससे घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, 9 में 4 गया 5, 4 में 3 गया 1, 154 आया। क्यों? क्योंकि भैया फीमेल में 3.5% का इंक्रीज एक्स्ट्रा था, 3.5% का इंक्रीज एक्स्ट्रा था। तो जो फीमेल है उसका जो 3.5% है वो है 154। अब मेरे दोस्तों पॉइंट हटाओगे, एक जीरो लगाओगे, 5 7 35, 7 5 35 और 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 से काटोगे आएगा 200, 5 दूनी 10, 200 दूनी, तो फीमेल आ जाएगा 4400। तो फीमेल आएगा मेरे प्यारे जो 4400। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेल पूछो मेल कितना हुआ, तो 9500 माइनस 4400 घटाओगे मेरे बच्चों आएगा 5100। बिल्कुल सेट है मामला। तो मेरे बच्चे आपने मेल निकाल दिया, फीमेल निकाल दिया। अब आगे की कहानी पढ़ेंगे। अब मेरे दोस्तों क्या कह रहा है सवाल में, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि भैया जितने भी मेल हैं उसमें 15% लड़के हैं। जितने भी बाबू मेल हैं उसमें 15% लड़के हैं और जितनी भी फीमेल है उसमें 18% लड़कियां हैं। जितने भी मेल हैं, मेल कितने 5100, इसमें 15% लड़के हैं और जितनी भी फीमेल हैं उसमें 18% लड़कियां। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 75 और एक 76। देखना भाई 15 एकम 15, 15 75 और एक 76। और यहाँ 2 जीरो से काटोगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 7 92, 792 बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। मुझे डिफरेंस निकालना है तो 12 में से 5 गया 7 और भैया 8 में से 6 गया 2, तो डिफरेंस आया 27। तो जो डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों वही मेरा आंसर होगा। यही मुझसे पूछा था। अब मेरे प्यारे बच्चों हम एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप डी। टाइप डी स्टार्ट कर रहा है मेहुल बाली भाई। मांझा, दिमाग खराब ना करा कर अपना भी भाई। प्रिंस पटथक भाई कह रहे हैं सर प्लीज थोड़ा सा कमेंट देख लिया करो मेरे बच्चे। बिल्कुल देख रहा हूं कमेंट। अच्छा मैं देख लेता हूं दीक्षा बेटा, अभी देख लेता हूं, अभी देख ले रहा हूं। ठीक है अभी देखता हूं मेरे बच्चे। अब आ जाइए सवाल पे, पहले टाइप डी पे आते हैं। टाइप डी में मेरे प्यारे बच्चों फेल और पास के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं जरा फेल और पास के क्वेश्चन। फेल पास की कहानी को समझते हैं। आओ मेरे भाई आइए। सवाल में कह रहा है 40% आर दी पासिंग मार्क्स। कहता है 40% जो बच्चा नंबर ले आया वो पास हो जाएगा। स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्स बाय 38 मार्क्स। कहता है एक बच्चे के 250 नंबर आए लेकिन फिर भी वो 38 नंबर से फेल रह गया, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे? मेरे बच्चों एक बात समझना। कहता है पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया। मतलब 250 नंबर आए लेकिन 38 नंबर की कमी अभी भी रह गई। बिल्कुल। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 5 3 8, 288 नंबर चाहिए थे। बिल्कुल। पास होने के लिए 288 नंबर चाहिए थे। अगर 288 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। जबकि पासिंग परसेंटेज कितना है जी? 40%। 40% का मतलब क्या हुआ सर? 40% का मतलब हुआ 20% 1/5, तो 40% 2/5। इसका मतलब अगर मैक्सिमम मार्क्स 5 है, अधिकतम अंक 5 है, अधिकतम अंक 5 है, तो 2 नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में मैक्सिमम मार्क्स अगर 5 यूनिट है तो 2 यूनिट लाने वाला पास हो जाएगा। जबकि 2 यूनिट वाला पास नहीं, 288 नंबर वाला पास है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया 288/2, काटेंगे तो 144। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? 144 गुना 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 720 नंबर
जो होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। यानी पेपर जो था वो 720 नंबर का था, 288 नंबर जो ले आया वो बच्चा पास हो गया। दिव्यार्थी भाई, अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज होता है और अगली ईयर और ए सर्टेन टाइम बाद कोई चेंज नहीं हुआ टोटल पॉपुलेशन में, मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा, हमें उस लैंग्वेज पे फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं। उसने फोकस कहा कि भाई उतने टेन्योर पे, तो हम उस टेन्योर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे बच्चे फेल पास में अगली कहानी है। आओ पहले इसे डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट में समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 210 मार्क्स। कहता है जब एक बच्चे के 25% नंबर आए, 25% नंबर आए, तो मेरे बच्चों 210 नंबर से फेल हो गया। देखो 25% आए लेकिन 210 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 25% नंबर आए, अगर 210 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। अगली लाइन में कह रहा है बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स, अगर उसके 55% आ जाते तो वो 240 से पास हो जाता। कह रहा 55% नंबर आ जाते बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240। अगर उसके 55% नंबर आ जाते तो वो 240 अंकों से पास हो जाता। कहता है 55% नंबर आ जाते तो 240 अंकों से पास हो जाता। मेरे दोस्त, कहानी को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया पहले डिटेल समझते हैं, मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक मान लेते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक मान लेते हैं एक्स। पहले डिटेल हमने मान लिया कि यार एक्स अंक जो है उस पेपर के मैक्सिमम है। सवाल में कह रहा है जी एक बच्चा था, उसको क्या हुआ, 25% नंबर आए, मैक्सिमम नंबर का 25% नंबर आए, लेकिन 210 नंबर से फेल हो गया। यानी 210 नंबर उसके अगर आप और दे दें तो ये बच्चा पास हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे बच्चे पास। यानी हम ये कह सकते हैं पास मार्क्स है। यानी मैक्सिमम का 25% नंबर आया और 210 से फेल हो गया, 25% आया, अगर 210 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है कि अगर इस बच्चे के 55% नंबर आए तो एक्स का 55% नंबर आए, लेकिन कह रहा है इस कंडीशन में वो 240 नंबर से पास हो गया। मतलब 240 नंबर से पास होने का मतलब यहां ये है कि पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 240 नंबर ऊपर है, तो 240 इसमें से घटा देंगे। तो ये भी मेरे दोस्तों पासिंग मार्क्स ही है, पास मार्क्स ही है। आपने कहा ठीक है भाई। उसने कहा कि अगर 25% आए तो 210 से फेल, मतलब 25% नंबर में 210 जोड़ दोगे पास। 55% लाओगे तो 240 फालतू लिया है, तो 55% से 240 हटा दोगे तो भी पास। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए मेरे भाई, सोल्व करते हैं। ये 55% एक्स है, 25% एक्स घटाएंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 55 में से 25 क्या 30% एक्स, और यहां 210 उधर जाएगा तो ये आएगा 450। दोनों जगह इधर उधर करोगे ये आएगा। परसेंटेज का मतलब बना मेरे बच्चे बटे 100, तो 30% माने 30/100। 3 से काटेंगे 150, तो एक्स की जो वैल्यू आई वो 1500 है। इसका मतलब मेरे बच्चे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 1500, यानी पेपर 1500 नंबर का है। पेपर कितने नंबर का है मेरे बच्चे, 1500 नंबर का पेपर है। आपने कहा जी ठीक है। अगर 1500 नंबर का पेपर है मेरे बच्चे, तो अब अगली सवाल आपसे ये पूछेगा कि भाई पासिंग परसेंटेज बताओ या पासिंग मार्क्स बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो आप कहोगे सर एक बात बताइए, पासिंग मार्क्स निकालेंगे। हाँ जी सर, पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा सर। सर 1500 है टोटल नंबर, और सवाल की लाइन में लिखा था कि एक बच्चे के 25% नंबर आए। पहली लाइन में बोला था कि एक बच्चे के जब 25% नंबर आते हैं तो 210 से फेल हो जाता है। यानी 1500 का 25% नंबर लाया, लेकिन 210 की कमी रहेगी, अगर 210 ले आता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स। हाँ जी, अब इसे सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो,
15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, जमा 210, जोड़ेंगे तो यह आएगा 5, 7 और 1 8, 3 2 5, 585। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं पासिंग परसेंटेज बताइए, पासिंग परसेंटेज बताइए, तो पासिंग परसेंटेज का फार्मूला होगा पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100। यही तो होगा मेरे प्यारे बच्चों पासिंग परसेंटेज का सूत्र, कि भाई पासिंग मार्क्स लिख दो बटे में मैक्सिमम मार्क्स लिख दो इंटू 100 लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों पासिंग मार्क्स कितने हैं? 585। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं सर? 1500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से काटा, 15 3 45, और फिर बचा कितना भाई? 15 नी में 135। तो 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। यानी जब बच्चे के 39% नंबर आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बच्चा पास माना जाएगा। ये कहानी है पासिंग मार्क्स की, पासिंग परसेंटेज की। अब मेरे दोस्तों इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने मैक्सिमम मार्क्स माना x, पासिंग मार्क्स निकाल लिए, दोनों केस में इक्वल करके x की वैल्यू निकाली, फिर पासिंग मार्क्स निकाले, फिर पासिंग परसेंटेज निकाले। अगर हम इसी तरीके से पेपर में सवाल करेंगे फिर तो हो लिया हमसे, है ना। अब ध्यान से समझिए करना कैसे है। अब बेसिक लैंग्वेज समझो और उसी पे सारा खेल खेलना है। सवाल ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% नंबर लाता है, 25% नंबर लाता है, तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 55% नंबर लाए तो 240 से पास हो जाएगा। ध्यान देना जी, कह रहा है जी 25% नंबर आए तो 210 से फेल, 55% नंबर आए तो 240 से पास हो जाता है। तो बताओ भाई पासिंग परसेंटेज क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम मार्क्स का 25% प्लस 210 करेंगे तो पास होगा, मैक्सिमम मार्क्स का 55% माइनस 240 करेंगे तो पास होगा। मतलब सर मतलब यह है कि पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच का होगा, पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच का होगा, पासिंग परसेंटेज इनके कहीं बीच में होगा। ये पासिंग परसेंटेज से कम नंबर है और ये पासिंग परसेंटेज से ज्यादा नंबर है, हाँ है ना। अब ये कितना कम है? ये यहां होगा पासिंग मार्क्स, तो ये पासिंग मार्क्स से बेसिकली 210 नंबर का गैप है, 210 नंबर पीछे, और ये पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा है। भाई अगर ध्यान दो, पासिंग परसेंटेज यहां अगर है तो पासिंग परसेंटेज से पीछे और ये पासिंग परसेंटेज से आगे है, हाँ है ना। ऐसे ही अगर पासिंग मार्क्स यहां है मेरे दोस्तों तो ये पासिंग मार्क्स से पीछे है 210 नंबर, और ये पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा है। हम यहां मेथड यूज कर रहे हैं कंपैरिजन का, तो हम कह रहे हैं कि यार पासिंग मार्क्स से ये कितना और ये कितना, यानी ये गैप कितना है वो निकाल लो। तो 25 और 55 का जो गैप है वो कितना है? 30%। ठीक है जी। और यहां का गैप निकाल लो कि भैया यहां से ये इससे 210 कम यानी यहां है, और ये 240 ज्यादा यानी यहां है, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है? 210 जमा 240, 450। मतलब मोटी बात यह है कि 30% नंबर 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पेपर में आपने एक काम करना और वो एक काम ये रहेगा आपका क्या कि भैया 25% और 55 का डिफरेंस निकालो। 55 में से माइनस करेंगे 25 तो ये डिफरेंस आएगा 30%, और यहां 240 में से माइनस करना माइनस 210, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 240 माइनस माइनस प्लस 210 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 450, तो ये वैल्यू हो जाएगी 450 मेरे भाई। हाँ जी, तो 30% जो है वो 450 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो 450 बटे 30, 450 बटे 30, जीरो से जीरो 3 से काटेंगे 15, तो 1% की वैल्यू मेरे भाई 15 होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 नंबर से सर 1% बनता है, 15 नंबर से 1% बनता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं भाई? मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? तो सर मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100% होते हैं।
और 1% कितने नंबर से मिलके बना, 1% की वैल्यू 15 नंबर है, तो 100% कितना हो जाएगा 1500, यानी 1500 अंक जो है वो मेरे अधिकतम है। मेरे बच्चों अब एक बात बताइए, 15 नंबर से 1% बनता है तो 210 नंबर से 15 एकम 15, बचा कितना मेरे भाई 6, 15 चौकू 60। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई 15 नंबर से अगर 1% बना तो 210 नंबर से कितना बनेगा 14%। तो यार एक बच्चे के 25% नंबर आए, एक बच्चे के 25% आए, बस 14% की कमी रह गई थी, वरना वो पास हो जाता। तो 25 में 14 की कमी, तो 25 जमा 14 कर दोगे तो मेरे भाई आएगा 39, यानी 39% नंबर लाने वाला बच्चा पास हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 39% नंबर लाने वाला बच्चा क्या हो गया, पास। अब यहां आ जाइए कि भाई 15 नंबर लाने वाला बच्चा है, 15 नंबर से 1% होता है, तो अगर 15 नंबर से 1% होता है तो 15 एकम 15, कितना बचा 9, 15 छिके 90। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे के 55% नंबर आए लेकिन 16% ज्यादा नंबर आ गए। 55% आए लेकिन 16% ज्यादा आए, तो भैया 55 में से 16 घटा दो, क्योंकि 16 ज्यादा है, तो भी आएगा 39%, यानी पासिंग परसेंटेज मेरे बच्चे 39। अब सवालों पे इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, एक बच्चे के 36% नंबर आए और वो 32 नंबर से फेल हो गया, लेकिन अगर उसके 48% नंबर आए होते तो 64 नंबर से पास हो जाता। 48% नंबर आते तो 64 नंबर से पास हो जाता। पासिंग परसेंटेज बताइए मेरे बच्चों। 48 में से 36 घटाओगे 12, और यहां 64 में से माइनस करेंगे -32, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 32 96। इसका मतलब ये हुआ कि 12% जो है वो 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12 से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू 8, यानी 8 नंबर से 1% बनता है। तो अगर आपसे पूछे मैक्सिमम मार्क्स बताओ तो 100% होता है, तो भैया 1% से 8 नंबर, तो 100% से कितने हुए 800 नंबर, सॉरी 800 नंबर, यानी 800 नंबर लाने वाला बच्चा मैक्सिमम स्कोर करेगा, मतलब 800 नंबर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 32 नंबर से कितना बनेगा, 8 चौक 32, 4%। तो सोचो एक बच्चे के 36% आए लेकिन 4% की कमी रह गई, तो 36 और 4 40% वाला पास हो जाता। या ऐसे देखो कि यार 8 नंबर से 1% बना तो 64 नंबर से कितना बना 8%, बिल्कुल ठीक है। तो यानी एक बच्चे के 48% आए और 8% ज्यादा आ गया, तो 48 में से 8 हटाओगे तो आएगा कितना 40%। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, जब एक बच्चे के 40% नंबर आते हैं तो 50 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन जब उसके 50% नंबर आ जाते हैं तो कहता है भैया फिर वो 40 नंबर से पास हो जाता है। कह रहा भैया पासिंग परसेंटेज बताओ। तो मेरे बच्चे 50 में 40 गया 10, और यहां 40 में से माइनस करेंगे -50 तो आएगा 90। तो समझने वाली बात यह है कि 1% की जो वैल्यू है वो है 9 नंबर, यानी 9 नंबर से 1% बनता है। तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 100%, तो 1% 9, तो 100% 900। 9 से भाग देंगे, 9 5 45, 5/9। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे के 40% नंबर आए लेकिन 5 सही 5/9% की कमी रह गई, तो पास होने वाला कितने से होगा 45 सही 5/9%। दैट इज योर आंसर। अच्छा ही नहीं, यानी 45 सही 5/9% नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। कहता है व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही इज फेल बाई 5 मार्क्स, जब एक बच्चे के 30% नंबर आते हैं
तो कहता है जी 5 नंबर से लुढ़क जाता है। लेकिन अगर 40% नंबर आते हैं तो कह रहा भैया 15 नंबर से पास हो जाता है। तो देखो 30 और 40 का डिफरेंस 10% आया, और यहां 15 में से माइनस करेंगे -5, तो यह आएगा कितना, 2, 20 नहीं, ये कितना था, 10 था, सॉरी सॉरी सॉरी, 10। तो 10 में से माइनस करेंगे -5, तो जुड़ के 15 हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चला कि भैया 1% की जो वैल्यू है वो 15/10 है, यानी 3/2 है। यानी मैं देसी भाषा में कहूं तो यूं कह सकता हूं कि हर 3/2 नंबर से 1% बनता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं सर, 100%। तो भैया 1% की वैल्यू 3/2 नंबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी बनी, काटोगे 50 थी, 150 नंबर। तो मैक्सिमम मार्क्स 150, और 150 केवल एक ही ऑप्शन में, तो यही मेरा आंसर। पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो भाई 3/2 नंबर से 1% बनता है, तो 5 नंबर से कितना, तो 5 को 3/2 से भाग दोगे, 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो आएगा 10/3, और 10/3 को लिखेंगे 3 सही 1/3। यानी एक बच्चे के 30% नंबर आए, लेकिन 3 सही 1/3% की कमी रह गई। जोड़ोगे तो 30 और 3 33 सही 1/3%। यानी जिस बच्चे के 150 नंबर मैक्सिमम है तो 100% है, और पास होने के लिए 33 सही 1/3% आंसर लाना होगा। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि गीता ने 30% अंक लिए। 30% जब उसके नंबर आए तो कह रहा है भैया 50 नंबर से फेल हो गई। वहीं पे अगर उसके 45% नंबर आए होते, या किसी दूसरे बच्चे के 45% नंबर लाया होता, तो पास होने के लिए 25 अंक ज्यादा आ जाते। पहले इतनी ही कहानी सेट करते हैं। 45 में 30 गया 15%, 25 में से माइनस करेंगे -50, 75। तो 15% 75, तो मेरे बच्चे 1% कितने नंबर बनाता है, तो 5 नंबर। मैं ये कह सकता हूं सर 5 अंकों से 1% बनता है। 5 नंबर अगर कोई बच्चा ले आएगा तो 1% बनेगा। तो वो ये नहीं पूछ रहा कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ, पासिंग परसेंटेज बताओ, नहीं, उसने लाइन बदल दी। यहां से क्या लाइन बदली, उसने कहा सर तो फिर ये बताओ देन हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर 64% मार्क्स। अगर एक बच्चे के 64% नंबर आते हैं तो कितने नंबर आए होंगे उसके। तो बेटा ये बताओ 1% की वैल्यू आपको पता कितने नंबर है, 5। तो 64% की वैल्यू क्या होगी। तो सर 1% से जब 5 नंबर बन रहा है तो 64% से 5 चौक 20, 5 30 और 2 32, 320 नंबर है। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 320। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 320 मेरा सही आंसर। हाँ जी, कह रहा भैया राजीव ने 20% नंबर स्कोर किए तो फेल हो गया 11 नंबर से। लेकिन अगर इफ स्कोर 50% मार्क्स, 50% नंबर ले लेता तो उसके 4 नंबर ज्यादा आ जाते पास होने से। तो पहले यहीं तक की कहानी सेट करते हैं भाई। ये आया 30%, बहुत बढ़िया जी। और ये आया कितना, 15, क्योंकि 4 में से माइनस करेंगे -11 तो 15, तो 30% 15, तो 1% की वैल्यू 15/30 यानी 1/2। यानी आधे नंबर से ना मेरे भाई 1% तैयार होता है, आधे नंबर से 1% तैयार होता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है उस बात पे चर्चा करते हैं। कहना वो ये चाह रहा है कि भाई ये बताओ कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। इस बार ध्यान देना, कनपट्टे लगाना। इस बार वो ये नहीं पूछ रहा कि पासिंग परसेंटेज बताओ, इस बार वो ये पूछ रहा पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताओ, अगर हम इस बात को समझ गए कि भैया 1% की वैल्यू आधा नंबर है, 1% की वैल्यू आधा नंबर है, 1% की वैल्यू आधा नंबर है, तो ये बताओ 20% की वैल्यू क्या होगी। सर 1% आधा नंबर बनाता है तो 20% कितना बना देगा, 10 नंबर। तो पहली लाइन में ये तो कहता कि एक बच्चे के 10 नंबर आए लेकिन 11 की कमी रह गई, मतलब 11 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 21 यार, सो सिंपल।
कुछ करना ही नहीं है आपको। भाई 1% से आधा नंबर बनता है, तो 20% से 10 नंबर बने, और कह रहा 20% लाया लेकिन 11 से फेल हो गया, मतलब 21 वाला पास है यार। क्या बात कर दी। सवाल में कह रहा है भाई 31% नंबर एक बच्चा लाता है तो 16 अंकों से फेल हो जाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर 40% नंबर लाया तो भैया 56 नंबर ज्यादा आ गए, 56 नंबर फालतू आ गए। तो कुछ नहीं सर, 40 में से 31 घटाएंगे तो सर कितना आएगा, 9%। और 56 में से 16 घटाओगे तो 6 6 12, 5 1 6 1 7 72, तो 9% 72, तो 1% की वैल्यू 9 8 72 8। यानी मेरे दोस्तों 8 नंबर से 1% बनता है, ध्यान देना। अगर 8 नंबर से 1% बनता है तो 16 नंबर से क्या बनेगा, 2%। अगर पासिंग परसेंटेज पूछे, लेकिन सर आप क्यों मेहनत कर रहे हो, पासिंग परसेंटेज पूछ ही नहीं रहा, तो क्या पूछ रहा है सर, वो तो जानना ही कुछ और चाह रहा है। वो ये कह रहा है बताओ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो बेटा ये बता कि 1% की वैल्यू 8 है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर सर 1% की वैल्यू 8 है तो एक बात बताओ 40% की वैल्यू क्या होगी, 40% की वैल्यू क्या होगी सर, निकाल देंगे। 1% 8 नंबर, तो 40% 320 नंबर। यानी सर एक बच्चे के 320 नंबर आए लेकिन 56 नंबर फालतू ला रखा, वो घटा दो। तो 10 में से 6 गया 6, ना 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 ना, 10 में 6 गया 4, 11 में 5 गया 6, सर ये आया 264। 264 अगर कोई बच्चा ले आएगा तो पास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी मेरे बच्चों करेक्ट है। आइए मेरे दोस्तों टाइप ई की बात कर रहे हैं। टाइप ई की क्या कहानी है, ध्यान से देखिए। टाइप ई में एक खास चीज होगी, और वो ये, एक शब्द आपने सुना होगा कंपैरिजन। एक शब्द आपने मेरे प्यारे बच्चों सुना होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन को हिंदी में कहते हैं तुलना। क्या कहते हैं, तुलना। एक कंपेयर शब्द से बना हुआ है, कंपेयर को बोलते हैं तुलना करना। मेरे दोस्तों कंपैरिजन आप 3 चीजों के थ्रू बेसिकली करते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज, प्रतिशत के थ्रू। दूसरा आप कंपैरिजन करते हैं रेशियो के थ्रू। और तीसरा आप कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। अगर और ध्यान से देखें तो तीनों का मतलब एक ही है, प्रतिशत, अनुपात और भिन्न। एक शब्द यहां बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये टाइप जो है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, इसलिए ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कंपेयर, कंपैरिजन करते वक्त हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। मेरे दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे ये क्या राम कहानी लिखवाई, इस बात का अर्थ तो समझाओ। तो आ जाओ मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मेरी उम्र और आपकी उम्र में तुलना करके बताओ, मेरी एज और आपकी एज में कंपैरिजन करके बताओ, तो आप कहेंगे कि सर ना तो मुझे आपकी उम्र बताने की जरूरत है, ना मुझे अपनी उम्र बताने की जरूरत है, मैं वैसे ही कह दूंगा कि आप 2 साल के हो तो सर हम 3 साल के हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरी और आपकी उम्र का यहां पे कंपैरिजन हो गया, तुलना होगी। जबकि सच बात यह कि ना तो मैंने रियल एज अपनी बताई ना रियल एज आपकी बताई, और सिर्फ इस बात के आधार पे मैंने दुनिया को बता दिया कि मैं छोटा हूं और तुम बड़े हो। ठीक है भाई। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि यार मैं तुमसे 50% तेज भाग सकता हूं, मैं तुमसे 50% तेज भाग सकता हूं, 50% तेज भागता हूं, तेज भागता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जितनी देर में 100 मीटर भागेंगे उतनी देर में मैं 150 मीटर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मैं हूं। हाँ है ना। तो मेरे दोस्तों यहां मैंने आपको यह नहीं बताया कि आपकी स्पीड क्या है और मेरी स्पीड क्या है, मैंने नहीं बताया। लेकिन मेरे बच्चे मैंने आपको यह बता दिया कि भैया मैं आपसे 50% तेज हूं। यानी आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों के बीच में। मेरी बात समझ पाए कि नहीं।
फिर से अपनी बात समझाता हूं कि परसेंटेज, जैसे मैंने कहा कि यार मैं आपसे 10% कम कमाता हूं, मैं आपसे 10% कम कमाता हूं, इसका मतलब आप 100 कमाते हैं तो मैं 90 कमाता हूं, आप 10 कमाते हैं तो मैं 9 कमाता हूं, आप 100 करोड़ कमाते हो तो मैं 90 करोड़ कमाता हूं, आप 100 अरब कमाते हो तो मैं 90 अरब कमाता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यहां पे ना तो मैंने आपकी इनकम बताई एक्चुअल, ना मैंने अपनी एक्चुअल इनकम बताई, लेकिन मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया। ऐसे ही मेरे बच्चे, एक होता है फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न भी तुलना बताता है। मैं कहूं कि यार मैं आपका 2/3 स्पीड से भाग सकता हूं, मैं आपकी 2/3 स्पीड से भाग सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी स्पीड 3 है तो मेरी स्पीड 2 होगी, आपकी स्पीड 3 तो मेरी स्पीड 2। मेरे दोस्तों 2/3 स्पीड से भागना मतलब आपकी 3 तो मेरी स्पीड 2। तो आपने एक चीज नोटिस की कि इन तीनों ही शब्दों से हम कंपैरिजन बताते हैं, तुलना निकाल के बताते हैं, और तुलना जब जब हमें निकालनी होती है तो वहां पे हमें किसी रियल वैल्यू की बताने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें एक्चुअल में ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी उम्र कितने साल और आपकी उम्र कितने साल है, बस रेशियो के थ्रू ही मैं उस बात को डिफाइन कर दूं। तो मेरे दोस्तों आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कंपैरिजन पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और इस बात को समझिएगा कि जब भी हमें कंपैरिजन फाइनल में निकालना हो तो हमें कोई रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। और इस रियल का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। रियल को ही आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में बोलेंगे स्थिर कोई मान। और अच्छे से समझो तो कोई फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। कैसे? सवाल के थ्रू समझाता हूं। जैसे सवाल में कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, किसी सर्कल की रेडियस 25% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों एक बात बताओ, लेट्स से ये कोई सर्कल है, अब मैंने इसकी रेडियस बढ़ा दी और ये इतना ही बड़ा सर्कल हो गया, तो कहता है इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई 25% बढ़ा दी गई तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर पहले वाले की रेडियस 4 थी तो इसकी रेडियस 1 बढ़ गई, 25% मतलब 4 का 25% 1 बढ़ गई, तो अब रेडियस कितनी हो गई? 5। तो मैं पूछ रहा हूं कि इसके एरिया में क्या चेंज होगा? तो आप कहेंगे देखो सर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कैपिटल आर हो गई तो मान लो पाई आर स्क्वायर, ये मान लो स्मॉल आर थी, ये बढ़ाने के बाद कैपिटल आर हो गई, तो यही तो एरिया होगा। हाँ जी, जरा चेक करते हैं आओ। भाई आर की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16 पाई, पाई तो गुना था। भाई आर की वैल्यू यहां 5 है तो 5 का वर्ग 25 पाई। बिल्कुल ठीक है। अब सर एक मोटी बात समझना, क्या कि जब हम तुलना कर रहे हैं ना तो हमें इस पाई की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इसे नहीं भी काटेंगे तो आप यही तो कहेंगे कि भाई 16 पाई से 25 पाई हो गया तो 9 पाई बढ़ गया। तो यानी सर 9 पाई इंक्रीज हो गया है किस पे? 16 पाई पे। तो कितना परसेंटेज? तो पाई से पाई गया। 1/16 कितना होता है सर? 6 सही 1/4%। तो 9/16 क्या होगा? 9×6 = 54, तो ये हुआ, और सर 9/4 ये हो गया, तो यह 2 सही 1/4, तो 54 और 2 56 सही 1/4%। यानी कुल मिला के 56 सही 1/4% इंक्रीज हो गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात पे फोकस करिए। मैं आपको मेरे दोस्त कहना ये चाह रहा हूं कि सच मायने में हमें इसकी जरूरत थी ही नहीं, ये तो फिक्स है। भाई सर्कल छोटा है तब भी पाई की वैल्यू 22/7 ही लिया आपने, बड़ा लोगे तब भी पाई की वैल्यू 22/7 है, यानी ये तो फिक्स है हर एक केस में। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर सवाल के आखिर में परसेंटेज पूछा है, फ्रैक्शन पूछी है, रेशियो पूछा है, यानी कंपैरिजन पूछा है, तो वहां आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी आपका आंसर निकलेगा। तो अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपको सिंपल ये लिखना था कि भाई सर्कल का एरिया आर स्क्वायर होता है। कब? जब हमें कंपैरिजन निकालना हो। तो अगर सर्कल का एरिया आर स्क्वायर होता है तो 4 का वर्ग 16 और अब रेडियस 5 होगी तो 5 का वर्ग 25, तो इंक्रीज हो गया 9, 9 का इंक्रीज 16 पे, तो कितना आंसर? क्लियर है? 2-3 सवालों के थ्रू समझ आएगा। कहता है जी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 37.5% बढ़ गई, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गई। तो मेरे बच्चों ये बताओ, लेंथ 37.5% बढ़ी तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे सर 3/8। देखिए आप बहुत बड़े ढक्कन है अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो फ्रैक्शन को।
मतलब अगर लेंथ पहले 8 थी तो अब 37.5% यानी 3 बढ़ गई। पहले पहले और अब, पहले 8 थी तो अब हो गई 3। अगर ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ के बारे में कह रहा है 20% घट गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का 20% एक घट गई। तो ब्रेड्थ पहले 5 यूनिट थी तो अब एक घट के कितनी हो गई, 4। तो कह रहा है जी एरिया बताओ, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भैया लेंथ को ब्रेड्थ से गुना करोगे 8×5 = 40, और यहां 3 को 4 से गुना करोगे 12। इसका मतलब मेरे दोस्तों यही है ना भाई, सॉरी ये माफ करना माफ करना माफ करना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। ये 3 बढ़ी थी मेरे बच्चे, उसने कहा था कि लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, मतलब 8 में 3 बढ़ा दोगे तो 11 हो जाएगी। मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। और 20% मेरे प्यारे बच्चों घटाने की बात कर रहा है, तो हमने 5 का 20% एक घटा दिया। तो पहले एरिया था 40, अब एरिया हो गया 11×4 = 44। तो भैया एरिया में क्या चेंज हुआ, तो सर 4 बढ़ गया एरिया, कितने पे सर, 40 पे। तो 100 पे कितना, काटपीट यहीं करने की कोशिश करो। 4 एकम 4, 4 ढाई 40, 1/10, 1/10 होता है 10%। ये मेरा आंसर। कहता है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ जाती है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है जी, 2/5। मेरे बच्चे 20% की 1/5, तो 40% 2/5। यानी अगर स्क्वायर की जो साइड है, अगर मैं उसकी लेंथ एस मान लूं, तो पहले अगर साइड की लेंथ 5 थी, तो अब कहता है 40% बढ़ गई, 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। तो पहले जो 5 थी अब कितनी होगी मेरे बच्चे, 7। पहले 5 थी तो अब हो गई मेरे प्यारे बच्चों 7। अगर किसी स्क्वायर की साइड 40% बढ़ गई, मतलब 5 से 7 हो गई, तो कहता है इसके एरिया में क्या चेंज होगा। तो एरिया क्या होता है मेरे बच्चों, साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग 25, और 7 का वर्ग 49। यानी पहले जो एरिया 25 था वो 49 हो गया, कितना बढ़ा भाई, 24। तो 24 का इंक्रीज 25 पे, तो 100 पे कितना, 25×100, 24×96। आंसर आएगा मेरे बच्चे 96%। कितने बच्चे समझिए, बहुत बढ़िया, शानदार। किसी लंबवर्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। देखो मेरे बच्चे, हमें ये समझना होगा कि बेस रेडियस 40% बढ़ा दें तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5। यानी बेस की रेडियस मेरे बच्चों 5 थी, तो 2 बढ़ के अब हो गई 7। और कहता है कि इसकी हाइट 37.5% घटा दें, तो 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। यानी हाइट अगर इसकी 8 थी तो मेरे बच्चे 3 घट के कितनी हो गई, 5। हाँ जी। तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, πr²h। जिन बच्चों को नहीं पता वो अभी छोड़ दो, इस फार्मूले को लिख लेना, जिनको पता है वो तो खुश हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों वॉल्यूम होता है πr²h। और मैंने आपको ये बात समझाई कि जब भी आप कंपैरिजन निकाल रहे हैं तो जो चीज कांस्टेंट रहती है, हर एक बार फिक्स रहती है, उसको हटा दो। तो पाई हटा दिया, तो r² h करेंगे तो r की वैल्यू 5 का और 25, और h की वैल्यू 8, 25 8 है 200। r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू 5, तो 7 का वर्ग 49, और h की वैल्यू 5, क्योंकि भाई मुझे तो r² इंटू एच करना है, तो 7 का वर्ग 49 गुना 5 करना है, तो यह आएगा 245। आपने कहा जी ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बच्चे बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो सर 45 बढ़ गया वॉल्यूम। तो 45 बढ़ गया है मेरे भाई किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 22.5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 22.5%, दैट इज इन ऑप्शन ए। हजार जी रहे हैं, जी रहे हैं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल करना शुरू करते हैं। पांचवा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर डिक्रीज एंड इंक्रीज बाई दिस परसेंट। तो भैया 5% का फ्रैक्शन कितना हुआ रे? ए लल्ला 1/20। तो इसका मतलब क्यूबॉइड की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो 20 से 19 हो गई। ब्रेड्थ भी कह रहा है 5% घट गई तो 20 से 19 हो गई। लेकिन कह रहा है भैया जी उसकी जो हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ तो डिक्रीज हुई, माइनस माइनस, और हाइट बढ़ी 20%। तो भैया 20% का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/5। यानी अगर हाइट मेरे प्यारे बच्चों 5 थी तो अब एक बढ़ के कितनी हो गई? 6। कह रहा वॉल्यूम में बताइए क्या चेंज होगा। तो ये बात अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो यार 20 गुना 20 करोगे 400, 400 गुना 5 करोगे 2000। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आएगी 2000। हाँ जी, इन्हीं को मैं दूसरे तरीकों से भी एक्सप्लेन करूंगा बट ऑन लेटर टाइम। अब आ जाइए यहां। 19 को 19 से गुना करेंगे 361, 361 को 6 से करेंगे 6 एकम 6, 6 छिंग 36, और 6 × 18 और 3 21, 2166। हाँ जी, अब भैया कितना बढ़ गया है? तो 166 बढ़ गया है वॉल्यूम। कितने पे भैया? 2000 पे। तो 166 का इंक्रीज है 2000 पे, तो 100 पे कितना? नजर जा रहे हो 83/10 आया, 2 से काटा तो, यानी आंसर आया 8.3%। 8.3% मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। 8.3% मेरा सही उत्तर है। सर वाई नॉट क्लास ओपन इन आईफोन? ललित बघेल भाई आईफोन में भी क्लास ओपन होती, क्या बात कर दी? देखिए मेरे दोस्त, दो वैल्यूज है एक्स और वाई, और कह रहा है दोनों को 20-20% कम कर दिया। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, और ध्यान रखना कम किया है। एक्स की वैल्यू 5 से 1 घट के कितनी हो गई? 4। और y की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 5 से 1 घट के कितनी हो गई? 4। तो सवाल में कह रहा है कि x इंटू वाई स्क्र, x इंटू वाई स्क्र, इसकी कहानियां सेट करो। x इंटू वाई स्क्र, ध्यान देना। तो x की वैल्यू 5 रखेंगे और y की वैल्यू 5 का वर्ग 25, 25 5 125। यानी पहले जो रिजल्ट 125 था अब कितना हो गया? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 का वर्ग 16, 16 चौको 64। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मतलब पहले जो वैल्यू 125 थी अब 64 हो गई। कितने की कमी हो गई? 61 की। 61 की कमी 125 पे, तो 100 पे कितने? 25 चौक 100, 25 5 125। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 12 60 और 5 दूनी 10। 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48.8%। दैट इज इन ऑप्शन सी। नजर आ रहा है धीरे ही धीरे। मेरे प्यारे बच्चों आइए, सवाल में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000। 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, उसमें से 4/9 भाग पुरुष है। ध्यान देना, 4/9 ऑफ देम, देम का मतलब टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग पुरुष है। 4/9 लोग पुरुष है कुल जनसंख्या का, बाकी महिलाएं हैं। कहता है 50% मेल आर मैरिड, 50% पुरुषों ने ब्याह कर रखा है, मतलब शादी हो रखी है। अब सवाल पे कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहा है, आइए बात करते हैं। मेरे बच्चों सबसे पहला काम ये देखा करो कि हमसे पूछा क्या है। अगर हमसे परसेंटेज पूछा हुआ है
फ्रैक्शन पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका मतलब कंपैरिजन पूछा हुआ है। और कंपैरिजन जब जब पूछा हो, देर इज नो नीड ऑफ रियल, रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, फिक्स वैल्यू की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं है, इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती आपको। सो यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर देम। ओके, आओ जी, नजर आ रही है। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 ऑफ देम आर मेल, मतलब कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। तो कुल जनसंख्या का 4/9 भाग, मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 9 है, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन अगर ये 9 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुल जनसंख्या 9 है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल जनसंख्या 9 है, कुल जनसंख्या 9 है, मेरे दोस्तों ध्यान देना, अगर कुल जनसंख्या 9 है तो कह रहा है उसमें 4 भाग पुरुष है, 4 आर मेल। यानी अगर मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें तो 4 पुरुष है, यानी 9 लोगों में से 4 पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या तो ज्यादा है भैया, तो 9 में से 4 घटाया 5, क्या हो गई, फीमेल। अगर 9 लोग हैं तो उसमें से 4 मेल हैं, बाकी 5 फीमेल है। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि भैया इसमें कुछ शादीशुदा भी हैं, और शादीशुदा की बात कर रहा है कि भाई 50% लोग शादीशुदा है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं 50% मेल्स आर मैरिड, 50% पुरुष शादीशुदा है। तो मेरे दोस्तों 4 पुरुष हैं, 4 का 50% 2, 2 शादीशुदा है। अब मेरे बच्चों बात हो रही है एक शहर की, एक शहर की, तो तय है कि उस शहर में जो 2 पुरुष शादीशुदा हैं उनकी औरतें भी तो होंगी और वो उसी शहर में रह रही होंगी। ऐसा थोड़ी है कि 2 आदमियों की शादी हुई, औरतें कहीं और होगी दूसरे शहर में, नहीं। मानना यही होगा कि सर अगर 2 पुरुष शादीशुदा हैं तो ये हुए होंगे किससे भैया, 2 महिलाओं से। यानी महिलाओं में 2 ही महिलाएं शादीशुदा हैं, यानी 5 में 2 महिलाएं शादीशुदा है। ये अर्थ मेरे प्यारे बच्चों हमें इसका निकालना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। अब पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या कह रहा है भैया, कह रहा प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, मतलब जनसंख्या में विवाहित कितना परसेंट है बताइए। तो जनसंख्या कितनी ली भैया हम, 9, और इसमें मैरिड कितने हैं, 2 तो पुरुष शादीशुदा हैं साहब, और 2 हैं जी महिलाएं शादीशुदा। तो टोटल कितने शादीशुदा हो गए जी, 4। तो कह रहा है जी कितना परसेंटेज हो गया, क्योंकि जनसंख्या में शादीशुदा कितने हुए, 4/9। समझ रहे हैं ना। तो यह आया 44 सही 4/9%, पहला आंसर तो ये। दूसरा, अगली लाइन में पूछ रहा है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करो, मतलब महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है, महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है। तो महिलाएं कितनी थी भैया, 5, और इसमें विवाहित कितने हैं, 2। तो कह रहा है जी परसेंटेज निकाल के बताओ। तो मेरे दोस्तों 1/5 हुआ 20, 2/5 हुआ 40%, ये मेरा आंसर हो। तो प्रतिशत महिलाएं जो शादीशुदा हो 40। ध्यान देना, यहां महिलाओं में विवाहित परसेंटेज पूछा था या जनसंख्या में विवाहित परसेंटेज पूछा था। बहुत सारे ढक्कन इस बात को समझेंगे नहीं, तो ढक्कन खोलो दिमाग का और समझो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते। थैंक यू।